प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम वीडियो में हम ये देखेंगे जिस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्रीय कवि के रूप में मान्यता प्रदान है, उनके राष्ट्रीय कवि के रूप में उनका दर्जा है, तो आखिर राष्ट्र के प्रति उनका क्या योगदान रहा है। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है, विचित्र कार्य किया है, जिसके कारण से उनको एक तरह से राष्ट्रीय कवि का गौरव हासिल है। तो हम अपने जो जिनकी रचना है उनकी रचना में राष्ट्रीय भावना को हमें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्राणवता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति के गायक कवि मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी प्राय सभी रचनाओं में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का स्वर विशेष रूप से उभरा है। इसी विशेषता के कारण से उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में सह सम्मान अभिहित किया जाता रहा है। गुप्त जी का राष्ट्रीय भावना का स्वर सर्वप्रथम भारत भारती नामक रचना में व्यक्त हुआ है। इसमें राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए उन्होंने भारत को भूलोक का गौरव तथा प्रकृति की लीला स्थली बताते हुए इस प्रकार से वाणी दी है। क्या कहा है उन्होंने? कौन सी वाणी दी है? भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहरी गिरी हिमालय और गंगाजल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? वो केवल भारतवर्ष है, केवल भारतवर्ष है। भारतवर्ष की गाथा उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सुशोभित की है। इसके अतिरिक्त अन्य कई रचनाएं गुप्त जी ने भारत की श्रेष्ठता एवं गरिमा का अनेक प्रकार से उल्लेख करते हुए देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की है। उनका कथन है कि प्राकृतिक वैभव से संपन्न भारत भूमि पर ऋषि मुनियों ने तपस्या करें, इसे पवित्र चरण का आध्यात्मिक संदेश दिया है। यहाँ पर अतीत में अनेक प्रजावत्सल राजा महाराजा हुए, अनेक आदर्श चरित्र के महापुरुष हुए। यहाँ पर सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानवीय मूल्य का सदाई प्रसार रहा है। यहाँ पर आर्यों ने विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण की भावना का प्रसार किया है। यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ पर जो आर्य आए हैं, जिन्होंने पहचान बनाई है, उनके सदैव ही उनकी भावना विश्व कल्याण की रही है। यथा वो कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं आर्य के बारे में, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थभर हो मौखिक मदिरा कभी पीते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बेच सकते थे कभी। यानी कि वो आर्य जो भारतवर्ष के नागरिक थे, वो कभी निश्चेष्ट होकर नहीं बैठे, हमेशा अपने कर्मशील में लगे रहे और संसार को ही अपना घर उन्होंने माना है। तो गुप्त जी ने भारत के प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से संदेश और समाज की संकल्पना की थी। फलस्वरूप युगीन चेतना के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय भावना मुखर की, उनका चिंतन का स्वर भी व्यक्त हुआ है। क्या कहते हैं गुप्त जी? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। अपने आप में आत्मा अवलोकन करने की भी गुप्त जी एक तरह से सलाह देते हैं, चिंतन करने की भी यहाँ अपने रचना में बात कहते हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में अतीत के अनेक महर्षियों, राजाओं, महापुरुषों तथा उनके उदात्त मानवीय आदर्शों का स्मरण कर जहाँ कृतज्ञता व्यक्त की है, वहाँ उनके चारित्रिक गुणों को समकालीन राष्ट्रीय परिवेश में अपनाने का भाव भी व्यक्त किया है। भारतीय संस्कृति के समस्त आचरणीय कर्तव्य का महत्व बताते हुए उन्हें अनुकरणीय मानते हुए गुप्त जी ने भारतवर्ष की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अतः ये कह सकते हैं कि गुप्त जी के में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम
का सुंदर उनका निदर्शन रहा है, जो कि बाद में भी कई कवियों ने उनको अपनाया है। गुप्त जी एक तरह से उनके विचारधारा जो थी वो दुनिया में सुख शांति की कल्पना की थी, कि दुनिया में शांति रहे, सुख रहे। इस ओर भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कविता के माध्यम से किया है। क्या कह रहे हैं? अपने देश से जो प्यार नहीं करेगा, अपने देश से जो लगाव नहीं करेगा, अपने देश का जो सम्मान नहीं करेगा, वो जिंदा ही मौत के समान है, मुर्दे के समान है। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से बैठी जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सबसे पहले हमें अपने देश से प्यार करना होगा, तभी हम अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, अपने देश का भला सोच सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त को सही मायने में राष्ट्रीयता का सदैव प्रहरी कहा जा सकता है। वे मानते रहे कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त मानवता है, लेकिन राष्ट्र पर आए संकट के दौर में मानवता से भी बड़ी राष्ट्र को लेकर सोच होती है। अपनी कविता नर हो न निराश करो मन में, राष्ट्र कवि किस तरह राष्ट्र को लेकर अपनी भावना का इजहार करते हैं। ये कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं इसमें निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। यदि हम चले भी जाएं तब भी हमारा गुणगान यहाँ के लोग, यहाँ की धरती के लोग, यहाँ के इंसान करते रहे। वो कब करेंगे? जब हम सत्कर्म करेंगे, सही कार्य करेंगे और एक दूसरे दुनिया के लिए कुछ आदर्श छोड़ के जाएंगे। गुप्त जी एक तरह से देखा जाए तो गुप्त जी में राष्ट्रीय चेतन संकुचित बिल्कुल भी नहीं था। वो एक किस्म, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे बहुतो सुखेन की अवधारणा में भरोसा करते थे। वो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते थे और सभी के सुखी होने की कामना करते थे, सभी प्रसन्न रहे, ऐसी वो ईश्वर से अरदास करते थे। उनका एक तरह से गुप्त जी की जो रचनाएं हैं, तमाम रचनाएं हैं, वो हमारे स्कूल के लिए और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसी कारण से गुप्त जी के आज हम जब देखते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं और खासतौर से प्रारंभिक बच्चे, स्कूल के बच्चे, जहाँ पर उनकी नींव तैयार होती है, जहाँ पर वो संस्कार डाला जाता है, उन्होंने कल के भावी नागरिकों में संस्कार डाला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल की दीवारों पर उनकी उक्तियां लिखी हुई है, उनकी यानी गुप्त जी की कविता के श्लोक लिखे हुए हैं, कविता के पद लिखे हुए हैं और नीचे मैथिली शरण गुप्त ये क्यों, और भी बहुत सारे वे हैं, लेकिन गुप्त जी को इतना स्थान क्यों मिला? इसलिए मिला कि गुप्त जी एक तरह से मन से और कर्म से राष्ट्रीय भावना में उनमें एक तरह से ओत-प्रोत भरी हुई थी। रात वो सने हुए थे राष्ट्रीय भावना में, वो राष्ट्रीय भावना में डूबे हुए थे। इस कारण से वो एक बात कहते थे कि राष्ट्र का कल्याण जब भी हो सकता है जब हम मानव का कल्याण करेंगे, तब सावता ही राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन कभी कभी ये भी कहते थे यदि मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण में यदि कभी आवश्यकता पड़े किसी को बलिदान देने की या किसी को प्रथम स्थान देने की, तो सर्वप्रथम वो प्रथम स्थान राष्ट्र का ही रहेगा, मानव का स्थान बाद में हो जाता है। यानी कि राष्ट्र रहेगा तो मानव रहेगा, और यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो मानव भी जिंदा या स्वाभिमान के साथ में नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हमारा देश गुलाम रहा, कई सदियों तक गुलाम रहा, यहाँ के निवासी थे, यहाँ के नागरिक थे, इसके बावजूद भी इस प्रकार से उनका नारी के रूप में जीवन बीता है, नरक के समान उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। ये क्या हम पराधीन थे? हमारा राष्ट्र हमारा देश हमारा नहीं था, हमारा देश दूसरों के अधीन था और हम भी अधीन थे। इसलिए जो हुक्म जो हमारे पर शासन किया करते थे, उनका हुक्म ही हम पर लागू होता था, और इस कारण से हम
एक तरह से हमारा स्वाभिमान डगमगाया हुआ रहता था। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय क्रांति आई और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि आए, उन्होंने लोगों में ये भावना डाली, ये विचार डाला, ये दृढ़ निश्चय डाला कि हम भी, हमारा ये जो देश है वो हमारा हो सकता है, हमारा राष्ट्र हो सकता है, बशर्ते हम अपने कर्म पर, अपने राष्ट्रीय भावना के कर्म पर चलते रहे। तो गुप्त जी एक तरह से राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत रहे हैं। इसलिए गुप्त जी के बारे में ये कहा जाता है कि यदि सभी कवियों की हम रचनाओं का अध्ययन करें तो सर्वप्रथम गुप्त जी ही पहला स्थान बनाते हुए नजर आते हैं। तो जब भी आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय भावना के प्रति गुप्त जी का संदर्भ देने की बात कही जाए तो आप निश्चित तौर पर उनके पद भी लिखोगे और उन्होंने किस प्रकार से विचार अपने रचनाओं में डाले हैं उनका भी आप जिक्र करोगे। धन्यवाद।